हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि बीएससी सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा एमसीक्यू। तो आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू की पूरी सीरीज बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए। तो आज हम देखेंगे इंटरफेरेंस जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इंटरफेरेंस के बाद क्या देखना है वो तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पांस इस वीडियो पर आएगा उतना ही मन से मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। ठीक, मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं फिजिक्स के तीनों पेपर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लूं थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, मैंने आपको ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रखा है, थर्मल फिजिक्स की भी मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस ली हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मेरे लिए ये एक चैलेंज है कि आपको थियोरेटिकल से एमसीक्यू पर पूरे कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से शिफ्ट किया जाए, पर वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो को के बेसिस पे तैयारी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने इन्हें फ्रेम किया है, मैंने इनको कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। सो डोंट टेक इट लाइक अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं और ये पढ़े हुए हैं तो ये आसान वाला है, इसको छोड़ दो। नहीं, आपको इसको पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, पर आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेना है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है इन क्वेश्चंस के थ्रू कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लो। ठीक है, सिलेबस के बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं, सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाने वाला है सर, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। तो अच्छा यही है कि उसको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लिया जाए, और रिवाइज करने के बाद जैसा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट व्हेन, देखिए चार ऑप्शंस हैं। टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट व्हेन देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम, व्हेन देयर फ्रीक्वेंसीज आर सेम, व्हेन देयर वेवलेंथ्स आर सेम, और लास्ट ऑप्शन है देयर फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। मैंने जब भी पढ़ाया आपको 1000 बार आपको रिवाइज कराया होगा कि कोहेरेंसी की कंडीशन क्या होती है। ठीक, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो देख कर ही समझ गए सर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कोहेरेंसी क्या है। कोहेरेंसी मतलब कि दो लाइट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। जीरो नहीं जरूरी है, जीरो भी एक कांस्टेंट है, जीरो जरूरी नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये आपका होता है कोहेरेंसी की कंडीशन, लगभग सारे बच्चों ने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलर्स इन सोप बबल इज ड्यू टू, सोप बबल में कलर क्यों होता है ये भी आप जानते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस की वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। क्यों होता है कि जब सोप बबल बनता है तो उसकी जो थिकनेस होती है, सोप बबल की जो थिकनेस होती है वो इस तरह की होती है कि सोप बबल थिन फिल्म की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, थिन फिल्म की तरह बिहेव करने लगता है, और थिन फिल्म में क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। रिंग्स ऑब्टेन इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल, मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो रिंग्स मिलती हैं वो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस होती हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन होती हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये चीज मेरे नोट्स में
सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा है। हर जगह आप देखिएगा, न्यूटन्स रिंग में देखिएगा फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन है। आप जब वेज शेप इंटरफेरेंस पढ़िएगा तब भी आप देखिएगा नोट्स में क्लियरली मेंशन है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन है। ऐसे ही नोट्स में आप देखिएगा माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में लिखा हुआ है कि दीज आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ठीक, इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं, कारण भी बता देता हूं। देखिए, आप क्या कीजिए, ऊपर के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं तब इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन क्या है, होता है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में 2d cos थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। ठीक है, और जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू m लैम्डा। ठीक है, ठीक, तो यहां देखिए एक चीज, कभी भी आपको अगर सर्कुलर फ्रिंज बनानी है, ऐसे सर्कुलर फ्रिंज, तो क्या चीज नहीं बदलेगी, एंगल नहीं बदलेगा। मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है, अब देखिए ऐसे ऐसे एक एंगल थीटा पर रोटेट करेगा तो क्या होगा, एक एंगल थीटा पर रोटेट करेगा तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। एंगल कम कर दिया, छोटा सर्कल, एंगल बड़ा कर दिया, बड़ा सर्कल, एंगल और बड़ा कर दिया और बड़ा सर्कल, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पर ही सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं आपको। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं, यानी कि क्या चीज नहीं बदलता, एंगल। क्या है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल एंगल। एंगल किससे डिफाइन होता है, इंक्लिनेशन से। ठीक है, तो रिंग्स ऑब्टेन इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करते जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नहीं समझ में आता है नोट्स में जाकर वापस देखिए। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर व्हेन स्क्रू इज मूव्ड थ्रू d मिलीमीटर। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक स्क्रू है, आपको पता है कौन सा स्क्रू है पर मैं अभी बताऊंगा। इज मूव्ड थ्रू d मिलीमीटर 180 सर्कुलर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली। एक वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या पड़ रही है, λ1। ठीक है, इसके लिए कितने फ्रिंजेस आपको मिल रहे हैं, 100, और λ2 के लिए 80। कब, जब आप d मिलीमीटर स्क्रू को घुमा देते हैं। पूछ क्या रहा है, द रेशियो λ1 एंड λ2 इज। अब आपको याद दिला देते हैं, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में आपका सारा अरेंजमेंट तो होता है, यहां पर एक मिरर होता है M1, एक मिरर होता है वर्चुअल, उसका इमेज बन जाता है M2। ठीक है, M1 को मूव कर, M1 किस पे होता है, M1 एक रेल पर होता है, एक पटरी पर, और ये जो M2 होता है एक वर्चुअल इमेज बनता है M2 का। ठीक है, M2 का वर्चुअल इमेज बनता है। अब क्या होता है, M1 एक रेल पर होता है जिसपे स्क्रू लगा होता है। ठीक है, स्क्रू होता है। अब इस स्क्रू को आप क्या कर सकते हैं, इस स्क्रू को आप घुमाएंगे तो M1 अपनी पोजीशन बदलता है। ठीक है, नोट्स में साफ साफ लिखा है। M2 के पास क्या होता है, M2 के पास भी स्क्रूज होते हैं। इस M2 के स्क्रू को जब आप घुमाते हैं तो क्या होता है, M2 के स्क्रू को घुमाते हैं तो क्या होता है, M2 अपनी परपेंडिकुलरिटी जो होती है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब जब M1 और M2 के सेपरेशन को आप चेंज करेंगे, वही कहा गया है d मिलीमीटर स्क्रू मूव किया जाता है। ठीक है, एक और चीज आपको बताई गई है कि जब स्क्रू को आप मूव करेंगे तो क्या होगा, फ्रिंजेस जो होंगे सर्कुलर फ्रिंजेस, वो या तो बाहर निकलती हुई दिखेंगी या तो कोलैप्स करती हुई दिखेंगी। ठीक है, फ्रिंजेस ऐसे लगेंगी कि बन के बाहर निकल रही हैं।
एक सर्कुलर फ्रिंज, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और इसी को आप काउंट करते हैं। इसको काउंट करेंगे तो λ1 वाले के लिए जब d मिलीमीटर घुमाए, ऐसे आप d मिलीमीटर घुमा रहे हैं और यहाँ फ्रिंजेस देख रहे हैं, आपको दिखेंगे कि 100 फ्रिंजेस बाहर निकली। फिर ये आप जब λ2 वाले वेवलेंथ के लिए यही एक्सपेरिमेंट दोहराए, d मिलीमीटर इसको घुमाए, तो आपको 80 फ्रिंजेस दिखी। अब तो कहानी पूरी आपको याद हो गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, नोट्स पे जाइए, फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ना मतलब प्रॉब्लम है, ठीक। तो चलिए, ये कहानी है आपकी। अब इसमें फॉर्मूला जो आता है, कहीं पे भी फॉर्मूला d sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें तो 2d cos थीटा है ना, 2d cos थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा जैसे फॉर्मूला है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रेशियो λ1 एंड λ2 ये क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यहां से एक फॉर्मूला बनकर आता है, वो होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 2d अपॉन n। नोट्स में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है, नोट्स में ये क्लियरली मेंशन है। अब देखिए ये n है क्या, n जो है मैंने आपको बताया था, एक नोट्स में है कि वेवलेंथ जब आपको कैलकुलेट करना हो, जब आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो ये होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड n है। d जो है आपका दोनों जो आपके मिरर्स हैं, दोनों मिरर्स के बीच का सेपरेशन है, और लैम्डा वेवलेंथ यूज्ड है। इसको अगर आप एक बार फिर से रीअरेंज करें तो कह सकते हैं n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d, ठीक है। यहां से d तो कांस्टेंट है, यानी कि वेवलेंथ λ1 के लिए क्या लिखेंगे, n1 λ1 इज इक्वल्स टू 2d, और λ2 के लिए लिख सकते हैं n2 λ2, ठीक है। बस यहीं से आपको n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2 कर देना है। यहां से λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 आ जाएगा, जो कि होगा आपका n2 80 और n1 100, यानी 0.8, ठीक है। λ1 अपॉन λ2 0.8, ठीक। ये फॉर्मूला आपको कहां मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको कहां मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा जब हम एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर लिखवाए होंगे तब, ठीक है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इतना 5 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में लगना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का यही तो कमाल है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड थ्रू 0.003 सेंटीमीटर। बस वही कहानी है कि आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मिरर को कितना मूव करते हैं, d सेंटीमीटर, वैसे ही 0.003 सेंटीमीटर मूव करते हैं। तो क्या हो रहा है, द शिफ्ट ऑफ 100 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। कितने फ्रिंजेस, 100 फ्रिंजेस। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d अपॉन n। कितना शिफ्ट किया, d इज इक्वल्स टू 0.003 सेंटीमीटर। कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हुए, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट n इज इक्वल्स टू 100 फ्रिंजेस। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.003 अपॉन 100, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, 2 0 ऊपर, 3 2 3 6, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर, या 10 टू पावर -7 मीटर, या 6103, ठीक है, 1 2 3, 10 टू पावर -10 मीटर, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। बस कन्वर्जन है, आपको बेसिक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। सेम फॉर्मूले पर लगा दिया है, बस आपको कैलकुलेट, ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूला क्या है, ठीक, आपको यहां से दिख गया, ओके। इसे भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:9, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफियरेंस इज। ये क्वेश्चन आपने कई बार कर रखा है और ये कई बार पूछा भी है, ठीक है। हर जगह पर कहीं ना कहीं पर ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अगर इंटेंसिटी का रेशियो नहीं देगा तो एम्पलीट्यूड का रेशियो देगा। मैं इस तरह के आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाए कि करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, ठीक। तो चलिए अभी इसको करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बोल रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। मान लीजिए एक वेव की इंटेंसिटी I1 थी, दूसरे की इंटेंसिटी I2 थी, तो उनका रेशियो क्या है 1:9, ठीक है। I1/I2 इज इक्वल टू 1/9। फिर बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक। यानी क्या पूछ रहा है, अगर इंटरफियर कर दिए ये दोनों वेव तो Imax/Imin क्या होगा। पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क का आंसर है। क्या है हमारे पास पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू I2, नहीं उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। I2 इज इक्वल्स टू 9I1, ठीक है। तो √I2 क्या हो जाएगा, √I2 इज इक्वल्स टू 3√I1, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए I1 की जगह I1 रहने दीजिए, I2 की जगह क्या रख देंगे 3√I1, तो आ जाएगा 3√I1 का होल स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में I1 माइनस 3√I1 का होल स्क्वायर। देखिए I1 ऊपर भी है नीचे भी है, होल स्क्वायर है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 का होल स्क्वायर। 1 + 3 4 का स्क्वायर और 1 - 3 -2 यानी 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यानी 16/4 यानी 4/1, 4:1, ठीक है। यानी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा 4:1 होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो क्लियर हो गया होगा। पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में भी मिलने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताते हैं, देखते ही सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताते हैं, ठीक। देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए किया क्या आपने, किया क्या 1:9 दिया हुआ था, ठीक, 1:9 दिया हुआ था। आपको क्या करना है, सीधे ये स्टेप देखना है, ये स्टेप। इसमें क्या हो रहा है 1 + 3 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक। करना क्या है, अगर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दिया, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दिया तो आप इन दोनों का अंडर रूट ले लें, ठीक है, इन दोनों का अंडर रूट ले लें, ठीक। और अंडर रूट लेने के बाद एक बार उसको जोड़ दें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। हमने क्या क्या बोला, इन दोनों का यानी 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम का जैसे ही रेशियो आपसे पूछे, आपको क्या करना है 1 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आ जाएगा 4:1, ठीक है। नहीं समझ में आया सर नहीं समझ में आया, ठीक है। अब आपको बताते हैं। मान लीजिए बोल दिया कि ये रेशियो जो था आपका 5:4 था, ठीक है, 5:4 था, ठीक। अब देखिए क्या करना है हमको कुछ नहीं करना है, 5:4 नहीं, इसको कर दीजिए 25:1 था, ठीक, 25:1 था। अब आपको क्या करना है, the ratio of intensity of two waves is 25:1, then ratio of maximum and minimum intensity is,
क्या होगा, क्या होगा 25:1। ठीक, आपको क्या लिखना होगा, इसका अंडर रूट यानी 5:1। ठीक है, 5:1। अब एक बार क्या कीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम का बोला है तो 5 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर, 5 - 1 4 का स्क्वायर, 36:16। ये रेशियो होगा आपका। ठीक है, ये आपका रेशियो होगा। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए कुछ और रेशियोज हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बोल रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज, यहाँ पर मैंने पहले दिया था 1:9, पर अभी क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है 16/9 हो अगर इंटेंसिटी का रेशियो, तो 9/4 हो तो, या 25/4 हो तो क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसी ट्रिक को यूज करना मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, अगर रेशियो I1/I2 16/9 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 3, 4/3। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो लेना है तो 4 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 होल स्क्वायर 49, 4 - 3 1, 49:1। आंसर क्या आ जाएगा 49:1। ठीक है, अगला देखिए, अगर मान लीजिए 9/4 दे दिया इंटेंसिटीज का रेशियो, तब आप क्या करेंगे, अगर दे दिया 9/4 तो आप करेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 2 5, 5 5 जा 25, 3 - 2 1, यानी 25:1 रेशियो आएगा। ठीक है, सिमिलरली 25/4 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/2, यानी 5 + 2 अपॉन 5 - 2, 5 + 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 + 2 7, 7 7 जा 49, 5 - 2 3 3 जा 9, 49:9। ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ऐसे सवाल तो अब नहीं दिक्कत करेंगे, वन लाइनर है, एक लाइन में इसको हो जाना है। ठीक है, तो इसको अपनी भाषा में जैसे आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हमारे सामने देखिए। ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कंसीडर, थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है पर फिर भी बोल देते हैं, देख लीजिए। कंसीडर, स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं और अब आपको बताना है ए सही है बी गलत है, ए एक्सप्लेनेशन है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है ए, लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन एयर थिन फिल्म, लाइट एयर थिन फिल्म पर नॉर्मली पड़ती है, व्हेन सीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट इट अपीयर्स ब्लैक। लाइट नॉर्मली एयर थिन फिल्म पर पड़ती है और जब इसको देखा जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू तो ये ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, तो दिखाई देता है, हमको पता है अगर थिन फिल्म देख रहे हैं तो दिखाई देता है, कभी ब्लैक दिखता है कभी वाइट दिखता है। अगर लाइट आपका कलर्ड है तो कलर पैटर्न्स भी दिखते हैं। ठीक, देखते हैं क्या होता है। अगला स्टेटमेंट है द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ फिल्म सफर अ फेज चेंज ऑफ 5। कह रहा है कि जो फिल्म है उसके अपर सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो फेज चेंज फाई का सफर करेगी, मतलब उसमें पाई का फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद दिलाते हैं, देखिए जब आप थिन फिल्म पढ़ते थे तो ये क्या होता था, ये ग्लास प्लेट्स होते थे। ठीक है, ग्लास प्लेट्स होते थे और इनके बीच में क्या भरी हुई है, एयर। ठीक है, एयर। ओके, लाइट ऐसे आती थी, एक लाइट ऐसे चली गई, दूसरी रिफ्रैक्ट होती थी, रिफ्रैक्ट होकर ऊपर आई, फिर ऐसे निकलती थी। ये दोनों पैरेलल लाइट्स होती थी। ठीक है, और इन दोनों की वजह से ही आपको यहाँ पर क्या मिलता था, इंटरफेरेंस मिलता था। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद दिलाते हैं आपको, 2μt
cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, फिर पाथ डिफरेंस डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पाथ डिफरेंस जो होता था उसका ये फॉर्मूला है, आपको याद आ गया होगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2 म्यू टी कॉस थीटा या कॉस आर, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक। इसमें क्या क्या चीजें बदल सकती थी, इसमें बदल सकता था ये टी और कुछ नहीं, आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। अगर आप थिकनेस नहीं बदलेंगे तो ये पूरा का पूरा पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है हर एक वेव के लिए, ठीक है। हर दो जो रिफ्रैक्टिंग लाइट होंगी, अगर मान लीजिए ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है तो इन दोनों के बीच में भी सेम पाथ डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। नोट्स में क्लियरली लिखा है, जिसने मेरे नोट्स पढ़े हैं, लेक्चर सही सही अटेंड किया है, उसके लिए ये सारे सवाल क्या हैं, हलवा, ठीक है, हलवा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है पहली बात देख लीजिए, बोल रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली, ठीक, तो नॉर्मली लाइट इंसिडेंट करा के देख लेते हैं, ठीक, नॉर्मली इंसिडेंट करा के देख लेते हैं क्या होगा। लाइट ऐसे है, ये है, लाइट नॉर्मली आएगी इस तरीके से, ठीक। एक पार्ट जो इस लाइट का होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और दूसरा पार्ट आगे जाएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होगा, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगा। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक पार्ट दो सरफेस है, एक पार्ट यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और दूसरा इसके अंदर जाएगा और रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि ये ब्लैक दिखेगा, तो ब्लैक दिखेगा या वाइट दिखेगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस कितना है। और पाथ डिफरेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये टी पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आर चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ नॉर्मल है तो आर इसका 90 डिग्री हो जाएगा, तो नहीं 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस आई जो है वो 90 डिग्री, तो आई और रिफ्रैक्शन है साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये देखिए साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, तो साइन आई 90 डिग्री है, सॉरी साइन आई 90 डिग्री नहीं है, साइन आई आपका 0 डिग्री है, ठीक है, साइन आई 0 डिग्री है, आर भी 0 होगा। देखिए ऐसे आती है लाइट तो ये चीज एंगल होता है थीटा थीटा, ठीक है। तो देखिए ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कॉस आर वाला टर्म जो है, आर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कॉस आर वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा कि इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। और लैम्डा बाई 2 का फैक्टर क्यों आता है, फेज चेंज की वजह से आता है, ठीक। देखिए तो यहां पर ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा ये डिपेंड करता है फाई पर, और फाई डिपेंड कर रहा है टी पर, तो ये ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा ये टी पर डिपेंड करेगा, थिकनेस कितनी है। अगर थिकनेस आपने ऐसी ले ली कि ये लैम्डा बाई 2 को कंपनसेट कर दे तो ये व्हाइट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट सही तो नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि ब्लैक दिखे, ये हो सकता है ब्लैक दिखे, किस चीज पर डिपेंड करेगा, टी पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ फिल्म सफर्स अ फेज चेंज ऑफ पाई। आप जानते हैं कि जब भी ऐसे रे इंसिडेंट होती है और जाती है रिफ्रैक्ट होकर, तो यहाँ पर एक पाई का फेज चेंज होता है। क्यों होता है आपको बताया था, जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो पाई का फेज चेंज होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर पाई का फेज चेंज होगा, ठीक। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, टी पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट थे, अब क्या क्या ऑप्शन है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, नहीं भाई ए ट्रू है पर बी फॉल्स नहीं है, ठीक है, बी तो सही है, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, ए फॉल्स नहीं है, ए डिपेंड करता है टी पर, ए फॉल्स नहीं है। बोल रहा है बोथ आर ट्रू बट ए कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बी, ठीक, बोल रहा है दोनों सही है पर ए बी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो देखिए
ए को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि उसकी थिकनेस क्या है, ठीक, वो इंफॉर्मेशन बी में नहीं दी है, ओके, बी में नहीं दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बात तो सही है लेकिन ए को आप बी के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यही वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है बोथ आर ट्रू बट ए कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बी, ये गलत है, भाई बी से आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। ए किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये थिकनेस टी पर डिपेंड कर रहा है जिसका इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया है, ओके। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन एयर थिन फिल्म व्हेन सीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट इट अपीयर्स ब्लैक, ठीक है, ये आपको बता दिया कि ब्लैक दिखता है, ठीक है, ब्लैक दिखता है। लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली कहां पर, एयर थिन फिल्म पर, और ये ब्लैक दिखती है, चलिए ठीक है, ब्लैक दिखती है। अगला बोल रहा है द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ फिल्म सफर्स अ फेस चेंज ऑफ पाई, यानी कि जो अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट होगी रे वो पाई का फेस चेंज सफर करेगी, ये बात सही है, ठीक। लेकिन ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि क्यों ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिखने के लिए आपको फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस का कुछ कहानी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और पाथ डिफरेंस के लिए आपको टी की कहानी जाननी पड़ेगी। दोनों चीज नहीं दी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब बी भी सही है, ए भी सही है, पर बी ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका रीजन लिख लीजिए। अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट में लिख लीजिए, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is found to shift to the position of fourth bright fringe after insertion of a plate, refractive index 1.5, the thickness of plate is, क्या है इतनी बड़ी कहानी, आपको पहले समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहा है, थिकनेस ऑफ प्लेट पूछ रहा है। कोई प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम आपको बताएं, डबल स्लिट का ही प्रॉब्लम है, बस क्या हुआ है, यहां से एक वेव गई, यहां से एक वेव गई, इसके बीच में एक प्लेट रख दिया टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ये जो हो रही है 6000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट है, लैम्डा दे दिया है, ठीक, बोल रहा है म्यू भी दे दिया है, म्यू कितना दिया है 1.5, ओके। अब बोल रहा है कि पहले सेंट्रल ब्राइट बनता था, ठीक है, देखिए क्या कहानी थी, पहले क्या हो रहा था, सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, ओके। सेंट्रल ब्राइट जो बन रहा था, जैसे ही हमने एक प्लेट ले आकर रखा टी थिकनेस का, सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट होके फोर्थ ब्राइट पर पहुंच गया, फोर्थ ब्राइट पर पहुंच गया, ठीक है, फोर्थ ब्राइट पर पहुंच गया। तो आपको क्या बतानी है, थिकनेस बतानी है। अब देखिए आप इसको फॉर्मेलिज्म पूरा फॉर्मूला लिखिए और उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको नोट्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, नंबर ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट, ठीक है, ये क्या होता है, कितने मैक्सिमा शिफ्ट हुए, ठीक है, कितने मैक्सिमा शिफ्ट हुए, एक मैक्सिमा, 2, 3, फोर्थ मैक्सिमा पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी 4 मैक्सिमा शिफ्ट हुआ। इसका फॉर्मूला है, क्या है, शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट अपॉन थिकनेस ऑफ वन मैक्सिमा, थिकनेस ऑफ वन मैक्सिमा को ही आप लिखते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ लिखते हैं आप, ठीक, फ्रिंज विड्थ बीटा, थिकनेस ऑफ वन मैक्सिमा क्या हुआ, एक मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा, ठीक है, इसके बीच में एक मिनिमा, इन दोनों मैक्सिमा के बीच की जो सेपरेशन होती है इसी को आप थिकनेस ऑफ वन मैक्सिमा कहेंगे या फ्रिंज विड्थ कहेंगे,
ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ। शिफ्ट जो होता है आप जानते हैं क्या होता है, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये रखेंगे। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ रखेंगे डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वाला रेशियो कैंसिल हो जाता है और आपका ये फॉर्मूला सीधे बन के आता है म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला मेरे नोट्स में लिखा हुआ है साफ साफ। अगर नहीं आपको पता है, आप नए व्यूअर हैं, आपने मुझसे पढ़ाई नहीं की है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब देखिए बस आपको डायरेक्ट इसको लगा देना है। देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट, कितने मैक्सिमा शिफ्ट हुए हैं, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पे पहुंच जाए, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा शिफ्ट क्या है 4 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 टी आपको पता करना है अपॉन लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो टी कितना हो जाएगा 6 4 जा 24,000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5 माइनस 1 तो 0.5 और 0.5 को क्या लिखते हैं 1/2। तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4.8 1 2 3 4 10 टू पावर 4 और ये 10 टू पावर माइनस 10, यानी आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, यही आपका थिकनेस हो जाएगा। ठीक, बेसिक क्या था, बेसिक ये फॉर्मूला था, बाकी सब क्या है, बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल ओनली बाय, इंटरफेरेंस पॉसिबल है किस किस के द्वारा, ओनली बाय ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशन इलोंगेशन स्प्रिंग वाली वेव, ठीक है, ओनली बाय ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, स्ट्रिंग वाली वेव, स्प्रिंग और स्ट्रिंग, स्प्रिंग इसमें जो वेव होती है और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव होती है ये कौन सी होती है ट्रांसवर्स, और क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव और ट्रांसवर्स का एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर कौन सी वेव जो आपकी पानी के सरफेस पे चलती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वेव ऑन वाटर सरफेस, ठीक है, क्योंकि वेव ऑन वाटर सरफेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो चलिए बोल रहा है कि किसमें पॉसिबल है। ठीक है, किस में पॉसिबल है, तो आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। डी क्या है, बोथ बी एंड सी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों में संभावना है कि इंटरफेरेंस हो जाए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, खैर हम आपको बता देते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। कैसे, आपको मैंने बताया था जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस आपने पढ़ा था, साउंड वेव में भी। देखिए लिसा जूस फिगर आपने पढ़ा, बीट्स पढ़ा, 12th में भी आपने पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि साउंड में भी इंटरफेरेंस थियरी आप जनरेट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द केस, पर्टिकुलर केसेस। तो इंटरफेरेंस आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हो सकता है। आप लाइट के लिए पढ़ते हैं, लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स इन नेचर भी है, तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी मेरे नोट्स से ही है, पता नहीं पर आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि मैंने नोट्स कितनी मेहनत से बनाया था, कौन कौन से क्रूशियल पॉइंट्स डाले थे, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं।
मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि कहाँ आए हुए हैं। अगर किसी को पर्सनल प्रूफ चाहिए कि कहाँ आया है सर, मुझे फ़ोटो क्लिक करके दीजिए, मैं उसे दिखाऊंगा कि बेटा कहाँ आया होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में ही। ठीक, 10 साल पहले 5 साल पहले पूछे गए हैं। ठीक, पर मैंने नोट्स ऐसा बनाया था ताकि आपको सब कुछ टच हो जाए। अब देखिए सारे क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं, तो सर ने खुद ही क्वेश्चन बना लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सो डोंट टेक एनीथिंग अनसीरियसली कि यार क्या चीज़ पढ़ा रहा है ना। देखिए ये चीज़ भी मैंने पहली लाइन लिखवाई है थिन फिल्म में, पहली लाइन लिखवाई है कि जो थिन फिल्म होती है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर शोज कलर। ठीक है, अगर ऑयल वाटर पे फ्लोट कर रहा है तो वो कलर दिखा रहा है। ठीक है, द पॉसिबल थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज। तो ऑयल फिल्म की पॉसिबल थिकनेस कितनी है, मैंने आपको बताया था कि जब भी थिन फिल्म देगा तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलिएगा तो आएगा 500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम तक। सर जी हो सर, याद नहीं आ रहा था हमको पहले ही लाइन में लिखा है। ठीक है, याद कर लीजिए एक बार फिर से। मैंने रिवीजन के दौरान भी आपको ये क्वेश्चन कराया था, रिवीजन क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आपको कराया था। देखिए 100 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा। ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा, 1 मिलीमीटर नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या ऑप्शन होगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम होगा। वन लाइनर है। ठीक है, देख रहे हैं आप, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कोई भी इसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, सबको नोट डाउन कर लीजिए, उनका प्रॉपर रीजन लिख लीजिए। हम लोग फिर से 2-4 और क्वेश्चंस देखते हैं।